हाँ तो बच्चों चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं ना। पिछले लेक्चर में हम सेल फिनिश कर चुके थे, पूरा सेल हो गया था हमारा, सेल का कॉम्बिनेशन दोनों सीरीज पैरेलल वो दोनों पूरे हो गए थे ना। अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना बच्चों। चलो ध्यान से देखिए, बात कर रहे हैं हम, जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए बात करें हम विद्युत ऊर्जा की। सुनिए, अब सीधी सी बात है भाई, एनर्जी की बात करवा रहा है तो एनर्जी आती है वर्क से। कहां से? वर्क से। तो कोई ना कोई कार्य हुआ होगा, वो किस में बदल गया होगा? ऊर्जा में। ऊर्जा हमेशा कहां से आती है? कार्य से। आपने कोई ना कोई कार्य किया होगा और वो कार्य कहां बदल जाएगा? ऊर्जा में। बात करनी है विद्युत ऊर्जा की। विद्युत ऊर्जा क्या है? देखो, जब भी आपने कोई सर्किट डिजाइन किया, कोई प्रतिरोध बनाया, उसमें आपको करंट बहाना है, तो करंट बहाने के लिए बैटरी जोड़नी होगी। जितने समय बैटरी जुड़ी रहेगी करंट बहता रहेगा, बैटरी हट जाएगी तो करंट भी कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब ये निकला कि अगर आपको सर्किट में करंट बनाए रखना है, किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह बनाए रखना है, तो क्या बैटरी को कार्य करना पड़ेगा? अगर किसी सर्किट में हम चाहते हैं कि करंट बहता रहे तो उसके लिए बैटरी द्वारा कार्य करना पड़ेगा, और जो आप कार्य करोगे ना वही विद्युत ऊर्जा के रूप में स्टोर्ड हो जाएगा। डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी परिपथ में, किसी भी सर्किट में धारा प्रवाह बना रहे, इसके लिए बैटरी जो कार्य करेगी वो है बच्चों विद्युत ऊर्जा। समझ में आया ना? तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं। डेफिनेशन ये है कि किसी परिपथ में, सर्किट की बात कर रहे हैं बच्चों, किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह बनाए रखने के लिए किसी सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह बनाए रखने के लिए बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, कॉमा लगाइए, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। विद्युत ऊर्जा कहलाता है। क्या हेडिंग है? किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह बनाए रखने के लिए बैटरी द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा कहलाता है। क्लियर है बात यहां तक? आप मान लीजिए कि माना V मान की बैटरी स्मॉल t समय तक कैपिटल R प्रतिरोध में कैपिटल I धारा प्रवाहित करती है। मतलब हमने क्या किया? प्रतिरोध ले लिया R, उसमें बैटरी जोड़ दी 20 वोल्ट की, वो I धारा कितने समय? स्मॉल t समय तक प्रवाहित हो रही है। अतः सुनिए ध्यान से, आपको तो कार्य चाहिए, आपने विभव का सूत्र पढ़ा है, V = W/Q। क्लियर है? तो यहां से जो कार्य का फॉर्मूला आएगा, क्या वो Q भी आ जाएगा? बस जोड़ना करके देख लीजिए। अब W = Q भी आ गया। इसमें चलो इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए आप।
क्यू और बी दोनों का उपाय आप जानते हो, दोनों को रिप्लेस करते रहिए। कैसे कैसे कि ओम के नियम से बात कर लो। चलो पहले तो नहीं से ओम के नियम से क्या आई वी की वैल्यू, बी बराबर आई आर, समझ गए। तथा विद्युत धारा की परिभाषा से आई बराबर कितना आता है, क्यू अपॉन टी। तो जो क्यू निकल करके आया वो आया आई टी, सॉरी ये 2 था, ये 3 है। तो 2 और 3 से आप कहाँ मान जमा दीजिए, एक में जमाना। तो W बराबर Q की जगह तो आई टी और V की जगह आई आर, सही है। तो जो वर्क निकल करके आया, जो कार्य निकल करके आया बच्चों, वो निकल के आएगा, ध्यान से देखो, आई स्क्वायर आर टी। एक सूत्र तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। हम बात कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा की। मैंने आपको समझाना स्टार्ट किया है ऊर्जा से कि भैया ऊर्जा होती है कार्य के बराबर। विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे हो कि मतलब आपने कोई सर्किट में बैटरी जोड़ दी और आप चाहो कि उस सर्किट में करंट बहता रहे, तो उसके लिए बैटरी द्वारा कुछ ना कुछ कार्य करना होगा, परिपथ में धारा प्रवाह बना रहे। इसके लिए बैटरी ने जो कार्य किया वो है विद्युत ऊर्जा। मैंने मान लिया कि बी मान की बैटरी है, कैपिटल आर प्रतिरोध से जुड़ी हुई है, टी समय तक आई धारा प्रवाहित कर रही है। तो विभव की परिभाषा से मैं स्टार्ट हुआ, बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू बराबर क्यू बी। चाहता तो किसी एक को हटा लो, दोनों को हटा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओम्स लॉ से बी की वैल्यू आई आर और करंट के डेफिनेशन से आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जब मैंने रिप्लेस करके देखा तो जो आंसर निकल के आया वो आया आई स्क्वायर आर टी। 2 सूत्र और बन सकते हैं। देखो आपने संधारित्र में ऊर्जा पढ़ी थी, किसी को याद हो तो, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 से आया था। फिर मैं सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी का इस्तेमाल करते हुए 2 नए सूत्र प्राप्त कर लिए थे। सेम लॉजिक यहां लगाऊंगा। आप ओम्स लॉ लगाइए कि V बराबर कितना आता है आई आर। एक बार तो आई को भगा दो, एक बार आर को भगा दो। चलो पहले आई को भगा के देखते हैं। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, V अपॉन आर। ये आप ऊपर पुट कर दीजिए। तो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर का मतलब होगा बच्चों B स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर टी। आर ने एक आर को मार दिया, तो जो वर्क निकल के आया वो आया B स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। समझ में आया कि नहीं आया। और दूसरा जो वर्क का सूत्र आएगा वही वापस से B बराबर आई आर लगाया बच्चों हमने। अब भगाएं आर को, तो आर आएगा B अपॉन आई। तो जो वर्क आएगा वो आएगा आई स्क्वायर B अपॉन आई इंटू टी। आई ने आई मार दिया और वर्क कितना आ गया, वी आई टी। तो वर्क के कितने फॉर्मूले आ गए, 3। जैसे संधारित्र में एनर्जी के 3 फॉर्मूले आए थे, विद्युत ऊर्जा के भी कितने सूत्र आए हैं, 3। अगर आपको सूत्र चाहिए आई और आर की टर्म में तो आई स्क्वायर आर टी। अगर आपको सूत्र चाहिए वी और आर की टर्म में तो बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। और वी और आई में चाहिए तो बच्चों बी आई टी। तो हम जानते हैं कि जो वर्क है वही तो ऊर्जा है, यू लिख दो। चलो तो ऊर्जा के 3 सूत्र आ गए। पहला आई स्क्वायर आर टी, दूसरा बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी और तीसरा वी आई टी। सहमत हो आप इस बात से? क्लियर भाई यहां तक है ना। तो ये हेडिंग हो गई हमारी विद्युत ऊर्जा। बहुत इजी, बहुत आसान है। ऐसी हेडिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। आप रफ्तार में छापो चलो इसको, यहां से समझ समझ के लिखते रहिए। शब्दों का मतलब समझें, रटने का प्रयास ना करें भाई, कब तक और कितना रटोगे। ठीक है कि विद्युत ऊर्जा है क्या। ऊर्जा मतलब कार्य, विद्युत ऊर्जा मतलब विद्युत प्रवाह के लिए किया गया कार्य। और विद्युत प्रवाह के लिए कौन काम करेगा, बैटरी। कि सर्किट में धारा प्रवाह बना रहे, इसके लिए बैटरी द्वारा किए गया कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत ऊर्जा। विभव की परिभाषा से हमें स्टार्ट होना है, बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू कितना आएगा, क्यू बी। ओम्स लॉ से बी बराबर आई आर और आई बराबर क्यू अपॉन टी। यहां से क्यू की वैल्यू आएगी आई टी। दोनों वैल्यू आप पुट करते जाइए। डब्ल्यू का एक सूत्र आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। फिर आप वहां से आई को हटा दीजिए ओम्स लगा करके और आर को भी हटा दीजिए। 2 नए सूत्र और मिल गए, कुल मिलाकर के 3 सूत्र हैं। और तीनों सूत्र आपको मुंह जवानी याद हो जाने चाहिए। कब सूत्र कौन सा लगेगा, वही संधारित्र वाला कंसेप्ट है। अगर आई और आर की चर्चा करवाए तो आई स्क्वायर आर टी, बी और आर की चर्चा करवाए बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और बी आई रहे तो बी आई टी।
छापो चलो स्पीड में जल्दी से। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं साथ में ना। नोट कर लिया? स्क्रीन पॉज कर लो भाई ना, मैं इसको साफ करता हूं। पूरा स्क्रीन पॉज करके ढंग से अच्छे से लिख लेना, ठीक है? चलो साफ कर रहा हूं उसको, है ना भाई। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है? पेज नंबर 116 निकालिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक बचा हुआ है, पावर में पढ़ाएंगे उसको। अति लघुत्रात्मक भी एक क्वेश्चन बचा हुआ है। बात करते हैं बच्चों लघुत्रात्मक क्वेश्चंस की। लघुत्रात्मक क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुंह जबानी हो जाएंगे या आपके नोट्स में सीधे लिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों की, एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें कितना आवेश होता है? फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया आपको मैंने ये बताया था कि जब भी हम चालक में धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, तो एक सिरे से जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, दूसरे सिरे से उसी समय उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। जब चालक में धारा बहती है तो एक सिरे से जितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे ना, दूसरे सिरे से उसी समय उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। तो उस चालक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेंगे, मतलब वो हमेशा कैसा रहेगा? उदासीन। तो आवेश कितना आएगा? 0। क्वेश्चन क्या है हमारा वो सुने आप, कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें कितना आवेश होता है? तो आंसर लिखोगे 0। लिख लो आंसर, चलो मैं बोल देता हूं। लघुत्रात्मक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नोट करिए, लिखो। जब चालक में, पूरा ढंग से आंसर लिखाते हैं रीजन सहित, जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, लिखो, नोट करो जल्दी से, कि जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के एक सिरे से जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के एक सिरे से जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, दूसरे सिरे से उसी समय, जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के एक सिरे से जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, दूसरे सिरे से उसी समय उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। लेक्चर 1 का वीडियो देख लेना है, डिटेल में समझाया वहां पर मैंने। दूसरे सिरे से उसी समय उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अतः चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत रहती है। अतः चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत रहती है। चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत रहती है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं तो वस्तु न्यूट्रल रहेगी। अतः कुल आवेश हमेशा शून्य रहता है। जब भी धारा बहेगी चालक में आवेश हमेशा कितना रहेगा? 0। जब चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक सिरे से जितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं उसी समय दूसरे सिरे से उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अतः उस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत बनी रहती है। अतः आवेश हमेशा शून्य रहता है, 0 रहता है बच्चों। क्लियर है?
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चित्र में एक ही धातु के चालकों की प्रतिरोधकता ρ1 एवं ρ2 है ओम इंटू मीटर में। तो ρ1 में ρ2 का अनुपात क्या होगा बच्चों? पहली बात तो किताब में जो डायग्राम बना रखा है ना क्वेश्चन नंबर 2 में, वो इसका नहीं है, किसी और प्रश्न का है, गलती से बन गया है। दूसरे क्वेश्चनों को ध्यान से देखो, चित्र भले कैसा भी हो मुझे मतलब भी नहीं है। क्या बोला है इसने? एक ही धातु के चालक, जो तार है ना बच्चों वो एक ही धातु के हैं, अब उनकी लंबाई अलग अलग है। वैसे इसका डायग्राम ऐसा होगा, कुछ देख लेना। दूसरे क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम देखना भी चाहो, पहला चालक, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं बच्चों, इसकी लेंथ मान लो L1, अनुप्रस्थ काट मान लो A2, कुछ भी रहा होगा, और कोई दूसरा चालक अलग मोटाई अलग लंबाई का L2 और A2। पर बात है कि दोनों एक ही धातु से बने हुए हैं, एक ही धातु से बने हुए हैं। इसकी प्रतिरोधकता ρ1 ओम इंटू मीटर और इसकी ρ2 ओम इंटू मीटर, और बोल रहा है इनकी प्रतिरोधकताओं का अनुपात क्या होगा। तो चूंकि बराबर है तो अनुपात कितना आएगा बच्चों? 1:1। ये क्वेश्चन में मैं आपको करा चुका हूं। तो दूसरे का आंसर लिखिए आप। देखिए, चूंकि दूसरा जो अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है इसका आंसर मैं बोलता हूं, आप लिखें बच्चों कि चूंकि दोनों चालक तार एक ही धातु से बने हैं। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लीजिए बच्चों कि चूंकि दोनों चालक तार एक ही धातु से बने हैं, चूंकि दोनों चालक तार एक ही धातु से बने हैं, अतः इनकी प्रतिरोधकताएं समान होंगी, जितनी भी होगी पर रहेगी बराबर। चूंकि दोनों चालक एक ही धातु से बने हैं, चूंकि दोनों चालक एक ही धातु से बने हैं, अतः इनकी प्रतिरोधकताएं समान होंगी। इसलिए नीचे लिखना है इस आंसर को, ρ1 अनुपात ρ2 बराबर 1:1। चूंकि दोनों चालक एक ही धातु से बने हैं, और एक मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था प्रतिरोधकता, उसको देखना ढंग से, आप समझ जाओगे कि डिपेंड नहीं करता है लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट पर। अगर धातु समान है तो रो भी क्या रहेगा? समान। इसलिए अनुपात बच्चों कितना आएगा? 1:1। नोट कर लिया सबने? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चित्र में दो सर्वसम सेल, सर्वसम मतलब एक जैसे सेल, जिनके विद्युत वाहकबल कैसे हैं? समान, समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिरोध R में बहने वाली धारा कितनी होगी? ये जो डायग्राम बना है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 का है बच्चों। देखिए, एक सेल बना रखा है इसने, इसका विद्युत वाहकबल E है, फिर उसके समांतर में एक सेल और है, इसका भी विद्युत वाहकबल E है, और इसे कनेक्ट किया गया है बच्चों कैपिटल R से। ठीक है। बोल रहा है कि इसमें बहने वाली धारा I का मान कितना होगा, हमें करंट I निकालना है। तो बच्चों करंट I का सूत्र क्या है? अभी आपको मैंने कई सवाल करवाए हैं। तो जो करंट निकलेगा ना I, उसका सूत्र होता है बच्चों E0, मतलब कुल विद्युत वाहकबल बटे कैपिटल R प्लस R0। स्टैंडर्ड सूत्र करंट का ये है, I इज इक्वल टू E0 बटे कैपिटल R प्लस R0। अब हमें दो मान निकालने हैं, E0 का और R0 का। अब E0 का मान कैसे निकलेगा? देखो, दो सेल हैं समान विद्युत वाहकबल के। आप याद करो लास्ट वीडियो, अगर समान विद्युत वाहकबल के कितने भी सेल हों, अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं सब, तो जो कुल विद्युत वाहकबल निकल के आएगा बच्चों वो रहेगा E। पता है ना आपको? तो इस डायग्राम में जो E नेट आने वाला है तुल्य विद्युत वाहकबल, वो तो होगा E। ये बात समझ में आ गई? समान विद्युत वाहकबल के n सेल समांतर क्रम में जुड़े हों तो नेट विद्युत वाहकबल उनके बराबर यानी कि E रहेगा। और रही बात आंतरिक प्रतिरोध की, तो बच्चों इनके आंतरिक प्रतिरोध है ही नहीं है। इस चित्र में देखो ध्यान से, आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, तो ये बन जाएगा 0। अतः जो करंट I निकल करके आएगा ना, E अपॉन कैपिटल R प्लस 0, तो जो I की वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी E अपॉन R। बहुत इजी क्वेश्चन है। पूरा खेल इस बात पर आधारित है कि आपको यह समझ में आ जाए कि समान विद्युत वाहकबल के दो या दो से अधिक सेल
समांतर क्रम में जुड़े हों तो नेट विद्युत भागफल उनके बराबर ही रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर समांतर क्रम में कब जोड़ेंगे भाई? कभी नहीं जोड़ेंगे क्या? जोड़ेंगे। अगर आंतरिक प्रतिरोध कम करना हो, सोचो आप, दो सेल हैं जिसका वोल्टेज ईएमएफ ई है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, उनको समांतर में जोड़ दूंगा तो ई पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा स्मॉल आर पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, सेल की टर्मिनल वोल्टता और विद्युत भागफल में अंतर। ये मैंने आपको बता रखा है, एक अंतर तो इनकी डेफिनेशन का हो जाएगा। पहला जो अंतर है वो तो इनकी डेफिनेशन का है कि विद्युत भागफल की क्या परिभाषा बताई मैंने आपको कि जब सेल खुले परिपथ में हो तो सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर विद्युत भागफल कहलाता है। और टर्मिनल वोल्टता की जगह क्या लिख दोगे आप कि जब सेल बंद परिपथ में, बंद का मतलब ऑन, तो सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा इनका मापन, जो सेल का विद्युत भागफल है बच्चों उसका मापन होता है विभव मापी से और टर्मिनल वोल्टता का मापन होता है वोल्ट मीटर से। तो मैं बोल दूं, लिखना आप खुद को है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? ये 4। तो आप अंतर लेकर हेडिंग डाल दोगे, सेल के विद्युत भागफल व टर्मिनल वोल्टता में अंतर। लिखो फटाफट जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए लिखो, हेडिंग डाल दो ऊपर, सेल के विद्युत भागफल व टर्मिनल वोल्टता में अंतर, ठीक है। नंबर पहला अंतर लिखो। दो तरीके हैं लिखने के, चाहो तो पढ़ने के, दो हिस्से कर लो। एक को विद्युत भागफल और एक को टर्मिनल वोल्टता लिख करके लिख दो, या डायरेक्ट भी लिखा सकता हूं मैं, तो मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूं, आप जैसे अच्छा लगे आप लिख लेना। पॉइंट नंबर 1 लिखिए आप कि जब सेल खुले परिपथ में है, जब सेल खुले परिपथ में हो तो, जब सेल खुले परिपथ में हो तो सेल के, जब सेल खुले परिपथ में हो तो सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर, जब सेल खुले परिपथ में हो तो सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर विद्युत भागफल कहलाता है। जब सेल खुले परिपथ में हो तो सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर विद्युत भागफल कहलाता है। जब सेल खुले परिपथ में हो तो सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर विद्युत भागफल कहलाता है, विद्युत भागफल कहलाता है। जबकि दूसरा वाला लिख दो, जबकि सेल बंद, बंद के ब्रैकेट लिखना ऑन, जबकि सेल बंद परिपथ में हो, सेल बंद परिपथ में होता है तभी तो वो ऑन होता है। जब सेल खुले परिपथ में हो तो सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर विद्युत भागफल कहलाता है। जबकि सेल बंद परिपथ में हो तो, जबकि सेल बंद परिपथ में हो तो सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। एक अंतर तो ये हो गया बच्चों, रफ्तार नोट करें। ये डेफिनेशन मैं आपको लिखा चुका हूं, सेल के पहले लेक्चर में लिखाई है। जब सेल खुले परिपथ में हो तो सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर विद्युत भागफल कहलाता है, तथा जब सेल बंद परिपथ में हो तो सेल के दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। क्लियर है? दूसरा अंतर लिखिए आप, सेकंड जो अंतर है वो लिखिए। देखो कि सेल के विद्युत भागफल का मापन, सेल के विद्युत भागफल का मापन विभवमापी से किया जाता है। विभवमापी बच्चों एक उपकरण है जो हम अगले पार्ट में बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। विद्युत भागफल का मापन विभवमापी से किया जाता है, विद्युत भागफल का मापन विभवमापी से किया जाता है। जबकि टर्मिनल वोल्टता का मापन, जबकि टर्मिनल वोल्टता का मापन किससे करोगे? वोल्ट मीटर से किया जाएगा। विद्युत भागफल का मापन विभवमापी से होगा, जबकि टर्मिनल वोल्टता का मापन वोल्ट मीटर से किया जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6 सुनिए ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 8R, 8 कैपिटल R है ना, 8R प्रतिरोध का कोई तार वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। इसके किसी व्यास के सिरों के मध्य प्रभावी प्रतिरोध का मान कितना होगा। ध्यान से देखना, अच्छा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, देखिए बोर्ड पर देखिए सब। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, एक तार है, आपके पास एक तार है जिसका प्रतिरोध है 8R, ठीक है। आपने उस तार को ये लो भैया वृत्त में मोड़ दिया। ये एक तार है जिसका प्रतिरोध कितना है 8R, आपने उस तार को वृत्त में मोड़ दिया। अब किसी भी व्यास के अनुदेश, कोई सा व्यास ले लो, तो हम ज्यादा कठिन क्यों करें जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है। तो ये हमारा हो गया व्यास। इस व्यास के अनुदेश मतलब एक तार यहां लगा दीजिए और एक तार यहां लगा दीजिए। ये जॉइंट नहीं है तो वैसे डैश दिखाया है मैंने। इसके अनुदेश मुझे कुल प्रतिरोध चाहिए। इस पॉइंट को नाम दे दो आप A और इसे नाम दे दो B। अब कहानी ऐसी है, क्या कहानी थी। एक तार था 8R का, आपने उसे सर्कुलर में मोड़ दिया और किसी भी व्यास के अनुदेश कुल प्रतिरोध निकालना है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अब जब आप करंट यहां से प्रवेश कराओगे ना, तो कुछ क्या आधा ऊपर से और आधा नीचे से निकलेगा, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक है उतना ही रेजिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक है। इक्वल रेजिस्टेंस है दोनों का। और टोटल कितना था 8R, मतलब 4R 4R। यानी कि अगर आप इसका नया डायग्राम बनाना चाहो ना, तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। एक रेजिस्टेंस ऊपर कितनी वैल्यू का 4R का, और एक रेजिस्टेंस नीचे कितनी वैल्यू का 4R का। ये वाला सीन है आपके पास, ये A और ये B। मतलब 4R मान के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब बहुत तरीके हैं मेरे पास, ऊपर गुणा नीचे योग या R/N कैसे भी देख लीजिए। जो नेट रेजिस्टेंस आएगा ना आपके पास R नेट, वो आएगा बच्चों 4R/2 यानी कि 2R। तो कहानी क्या समझ में आई कि अगर एक तार है जिसका प्रतिरोध है 8R, उसे एक सर्किल में मोड़ दें, वृत्त में मोड़ दें, तो व्यास के अनुदिश जो कुल प्रतिरोध आएगा ना बच्चों, वो कितना आएगा 2R। नोट करो जल्दी से, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर था 6। नेक्स्ट स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, तब तक हम जल्दी करो, चलो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पढ़ना। एक पदार्थ की आकृति में विकृति उत्पन्न करने पर, एक पदार्थ है उसकी आकृति में विकृति का मतलब उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया गया है, मरोड़ दिया गया है। तार लें, उसको मरोड़ दें, काट दें, लंबा कर दें, पतला कर दें, इसे बोलते हैं आकृति में विकृति। एक पदार्थ की आकृति में विकृति उत्पन्न करने पर उसके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधता के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए सुनिए, एक तार दूं मैं आपको, आप उसे विकृत कर दो, लोहे का तार दिया और आपने उसको मरोड़ दिया, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, तो बच्चों वो लोहे का ही तो रहेगा, उसकी नेचर चेंज थोड़ी होगी भाई। जब हम किसी पदार्थ को विकृत कर देते हैं तो धातु थोड़ी बदलती है, जिस धातु का पहले था उसी धातु का रहता है। मतलब तार को विकृत करने से प्रतिरोधकता पर तो कतई कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फर्क किस पर पड़ेगा, प्रतिरोध पर। अब वो बढ़ेगा घटेगा वो डिपेंड करेगा कि अपने विकृति कैसी उत्पन्न की है। तो आप आंसर नोट करें इसका, क्वेश्चन नंबर 6 है शायद, देख लेता हूँ, बिल्कुल बस 6 ना है। अरे एक क्वेश्चन छूट गया ना भाई, 5वां। अपवहन वेग की परिभाषा आप लिख लोगे। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो ऋण श्रेय से धन श्रेय की ओर जिस औसत वेग से गति करते हैं वो अपवहन वेग है, वो कर लेना ना। और ये क्वेश्चन था आपका 6, ठीक है। 7वां मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए 7वें का आंसर। देखो, जब पदार्थ की आकृति में विकृति की जाए या आकृति को विकृत किया जाए, कुछ भी लिख लो। जब पदार्थ की आकृति को विकृत किया जाए तो आकृति को विकृत किया जाए तो क्या होता है बच्चों, प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी। प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी।
जबकि प्रतिरोध परिवर्तित होगा। जब किसी पदार्थ की आकृति में विकृति लाई जाती है या विकृत किया जाता है तो प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी, जबकि प्रतिरोध परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर एकदम बिल्कुल। और एक लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 8। क्या किसी सेल की प्लेटों के मध्य विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से अधिक हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। एक लेक्चर लास्ट से सेकंड लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको विद्युत वाहक बल टर्मिनल बोर्डता में संबंध। तो 3 तरह के संबंध आए थे बच्चों। कौन सा? पहला था V बराबर E माइनस आई आर। इस संबंध में बच्चों E ज्यादा है V से, दिख रहा होगा, क्योंकि E में से कुछ घटा तब भी आया। दूसरा संबंध है V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। इसमें E कम है V से। और तीसरा आदर्श स्थिति में B बराबर E था। तो ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है। इसने क्या बोला है, इसका क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या किसी सेल की प्लेटों के मध्य विभवांतर मतलब टर्मिनल वोल्टता V उसके विद्युत वाहक बल से अधिक हो सकती है। क्या V का मान E से अधिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, चार्जिंग के समय। कब होगा बच्चों? आवेशन के समय। तो आंसर लिखो हाँ, फिर लिखना आवेशन के समय विद्युत वाहक बल प्लेटों के मध्य की वोल्टता विद्युत वाहक बल से अधिक हो सकती है। क्लियर है? आज की वीडियो में यहीं तक। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे विद्युत शक्ति, और शायद हो सके तो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा। नोट कर लीजिए अभी आप स्क्रीन से जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।